हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने करा था रिसोर्सेज क्या होती है। ठीक है, रिसोर्सेज की हमने जितनी भी डिटेल थी हमने उसकी क्लासिफिकेशन और ह्यूमन बीइंग जो है वो कैसे इंडिपेंडेंट है इन तीनों चीज़ से, ह्यूमन को भी एक रिसोर्स है। ठीक है, ये सब हमने देखा। फिर हमने देखा डिटेल में प्लेसेस ऑफ ओरिजिन देखा, कहाँ से वो ओरिजिन होगी, उसकी बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी देखी, इंटरनेशनल रिसोर्सेज देखा, नेशनल रिसोर्सेज भी हमने देखा। ठीक है, फिर उसके बाद हाँ, फिर हमने ओनरशिप्स भी देखी ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो ओनरशिप को भी हमने कर लिया है। ठीक है, जैसे इंडिविजुअल रिसोर्स होती है, फिर कम्युनिटी एंड ओन्ड रिसोर्सेज होती है, फिर बात हो गई इंटरनेशनल रिसोर्सेज, और ये सब हमने डिस्कस कर लिया। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस डेवलपमेंट ये भी हमने कर लिया। पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होती है, राजस्थान गुजरात यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं सोलर एनर्जी विच वी हैव नॉट येट बीन यूजिंग इट। डेवलप्ड रिसोर्सेज स्टॉक, फिर रिज़र्व्स भी हमने देख लिया। रिज़र्व्स हैं बहुत सारे। ठीक है, हमें नो हाउ नहीं पता है कैसे यूज़ करना है, बट वी कैन मे बी इन फ्यूचर विल बी एबल टू यूज़ इट। अब हम डेवलपमेंट रिसोर्सेज देखते हैं। जैसे रिसोर्सेज जो होते हैं वो काफ़ी वाइटल होते हैं, यानी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। किसके लिए? ह्यूमन सर्वाइवल के लिए, फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, लाइफ की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए वी आर एब्सोल्युटली इन द नीड ऑफ रिसोर्सेज। इट वॉज बिलीव दैट द रिसोर्सेज जो है वो फ्री गिफ्ट्स हैं नेचर का। ठीक है, नेचर ने हमें क्या दी है? फ्री में रिसोर्सेज दिए हैं। ठीक है, ये माना जाता था। एज अ रिज़ल्ट ह्यूमन बींग्स ने क्या करा? इसको यूज़ किया काफ़ी इनडिस्क्रिमिनेटली। ठीक है, मतलब वेस्ट किया, यूज़ किया, मतलब इनको मतलब ही नहीं था, बस यूज़ करना है, वेस्ट करना है। दिस हैज़ लेड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम्स। जिससे काफ़ी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गया। जैसे क्या हुआ? डिप्लीशन ऑफ द रिसोर्सेज एज यू हैव और वी हैव डिस्कस्ड बिफोर कि लिमिटेड है रिसोर्स। फ्यूल्स जो है वो क्या है? लिमिटेड है। अगर आप इसको यूज़ कर रहे हो तो वो क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स आर लिमिटेड, उसको हम रिसाइकल नहीं कर सकते। तो हमारी जो सेटिस्फाइंग ग्रीड जो है फ्यू इंडिविजुअल्स का, उसके चलते क्या हो गया? रिसोर्स ख़त्म हो गई। एकोमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स, कुछ लोग के पास रिसोर्सेज जो हैं वो सिर्फ उनके पास ही है। जिससे क्या हुआ? ये सोसाइटी को डिवाइड कर दिया टू सेगमेंट्स में, एक रिच एंड एक पुअर। ठीक है, हैव्स एंड हैव नॉट्स, रिच एंड पुअर। फिर यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, ये आप देख लेना। इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज़ लेड टू द ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। अब हमने इतना वेस्ट किया रिसोर्सेज का, इतना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया। ठीक है, एक्स्ट्रा यूज़ किया उसे बनने, जिस तरीके से वो बनता है इतनी टाइम लगती है उसको बनने में, तो फिर उसको हमने ग्रेजुअल भी नहीं किया, हमने बस निकाला निकाला, एक्सप्लॉइट किया, बर्बाद किया, यूज़ किया, बर्बाद किया, यूज़ किया। ठीक है, इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ किया, और हमारी ग्रीड भी वॉज एट हाई लेवल, और चाहिए और चाहिए। ठीक है, तो ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस आ गई, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गया। ठीक है, अभी आप देख सकते हो ग्लोबल वार्मिंग यानी कि CO2 जो है अभी हमारे एटमॉस्फेयर में वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, प्लस प्लस प्लस, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ये नॉर्मल इक्विलिब्रियम है हमारे नेचर में, लेकिन हम ग्लोबल वार्मिंग के चलते जितने एमिशंस हो रहे हैं फ्यूल की, फॉसिल फ्यूल्स बर्न करने से पोल्यूशंस हो रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है? इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो रही है, और लैंड जो है वो क्या हो रहा है? डिग्रेड हो रहा है, लैंड की क्वालिटी ख़राब हो जा रही है। एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैज़ बिकम एसेंशियल फॉर अ सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब हमें क्या करना है? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन देना है, यानी कि मान लो ये 3 लोग हैं, तो इन तीनों को रिसोर्स बांटनी है। नहीं, सिर्फ इसे ही नहीं बांटना है, हमें तीनों को इक्वली बांटनी है रिसोर्सेज को। ये ज़रूरी है ताकि क्वालिटी ऑफ लाइफ ये तीनों जी सके और एक ग्लोबल पीस बना रह सके। ठीक है,
If the present trend of resources depletion by a few individuals and countries continues, the future of our planet is in danger. अगर सिर्फ किसी के सिर्फ थोड़े ही हाथ में, ठीक है, किस फ्यू इंडिविजुअल्स के हाथ में हमारे कंटिन्यू कंट्री जो है वो डिप्लीसन करते, मतलब वो एक्सप्लॉइट करते रहें रिसोर्सेज को, सिर्फ उनके ही उनको कंट्रोल में दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, हमारा फ्यूचर जो प्लैनेट का है वो डेंजर रहेगा, ठीक है, डेंजर रहेगा। तो ज़रूरी है कि हमें सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ को देखनी पड़ेगी, सस्टेनेबिलिटी को अडॉप्ट करना पड़ेगा। सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस जो होती है ये एक ऐसा कंपोनेंट है जिससे क्या होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट डेवलप होगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट अब अगेन क्या होती है, तो ये एक ज्योग्राफिकल टर्म है जिसका मतलब होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब होता है डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं करना है। डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज़ विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशंस, यानी कि हम ऐसे यूज़ करेंगे ताकि हमारे फ्यूचर जनरेशन को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़े, साथ ही साथ इन्वायरमेंट की डिग्रेडेशन को भी स्टॉप किया जा सके। इसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है, आपको ये डेट याद रखनी है 1992, ठीक है, रियो डियो जेनरियो अर्थ समिट, ठीक है, ये अर्थ की समिट हुई थी, रियो डियो जेनरियो में हुआ था। ये कहाँ पर है, तो साउथ अमेरिका में है, ठीक है, ब्राज़ील, ब्राज़ील है ना, वहाँ पर आपको साउथ अमेरिका में मिल जाएगा, जो कि 1992 में हुई थी। ये एक अर्थ समिट है, रियो डी जेनरियो, जून 1992 में हुई थी। मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स मेट इन रियो डी जेनरियो इन ब्राज़ील। कितने बैठे थे, 100 से ज़्यादा, ठीक है, रियो डी जेनरियो इन ब्राज़ील फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल समिट। ये सबसे फर्स्ट समिट हुई थी, उससे पहले नहीं हुई थी, और ये अर्थ समिट थी। समिट जो थी वो कन्वीन की गई थी, एड्रेस किया गया अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट ग्लोबल लेवल। यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स क्या हुए थे, आए थे, उन्होंने डिक्लेरेशन साइन करा था, ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो ये दो आपको याद रखना है, यहाँ पे ये साइन की गई थी, डिक्लेरेशन ऑफ ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज, यानी क्लाइमेटिक क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में बात हुई थी। इस कन्वेंशन में क्या हुआ था, ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स को एंडोर्स किया गया था, सपोर्ट की गई थी। फिर अडॉप्ट की गई थी एजेंडा 21 फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन 21st सेंचुरी। अभी क्या है, 21st सेंचुरी है। डू यू रियली थिंक रियो डी जेनरियो का कोई भी एजेंडा जो है यहाँ पे अकॉम्प्लिश हुई है? अभी भी क्या है, बहुत सारे एनिमल्स जो हैं इंडेंजर्ड हो चुके हैं, राइट। अर्थ की जो है वो टेम्परेचर बढ़ चुकी है, सीवेज अभी तक वाटर में फेंकी जा रही है ना, डिस्पोज की जा रही है। आई डोंट थिंक कि कुछ बेहतर हुआ है, बट आपको याद रखना है रियो डी जेनरियो जो कि ब्राज़ील में है, 1992 को वहाँ पे क्या हुई थी, कन्वीन की गई थी अर्थ समिट, ओके, जून 1992। यहाँ पे बहुत सारे लोग आए थे, हेड ऑफ दी स्टेट्स मोर देन 100, ओके। यहाँ पे बात जो हुई थी वो याद रखना है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात हुई थी, और सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्लोबल लेवल में, यानी कि पूरे अर्थ में, और यहाँ पे क्लाइमेटिक चेंज की बात हुई थी, और ग्लोबल डाइवर्सिटी, जिसमें एजेंडा 21 को लाने की बात हुई थी। अब एजेंडा 21 है क्या, ये एक ऐसी डिक्लेरेशन है जिसको साइन किया गया था पूरे वर्ल्ड लीडर्स, ठीक है, पूरे वर्ल्ड लीडर्स आए थे 100 से ज़्यादा, उन्होंने सबने साइन करा 1992 में, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑफ इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट UNCED, इन्होंने रियो डी जेनरियो में हुई थी, ठीक है, ब्राज़ील। इट एम्स टू अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो हमने बात की, एजेंडा था कि हम इन्वायरमेंटल डैमेज जो हो रही है उसे कॉम्बैट करेंगे, पोवर्टी, डिजीज़ थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन एंड कॉमन इंटरेस्ट्स, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, एक दूसरे का मदद करेंगे, शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है, एक दूसरे का दायित्व लेंगे। वन मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजेंडा 21 इज़ दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा,
तो यहाँ पे सबसे मेजर एक्टिव ये थी कि एजेंडा 21 जो है, हर लोकल गवर्नमेंट जो है वो ड्रॉ करेगा अपना खुद का एजेंडा 21, क्योंकि अगर लोकल लेवल से होगी तो वहाँ के लोकल जितने भी गवर्नमेंट हैं वो छोटे स्तर पे काम करेंगे, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, एज वास्ट, ठीक है, बहुत ज़्यादा वास्ट इम्पैक्ट होगा। क्योंकि एक आप सेंट्रल हो, आप इतना अंदर तो नहीं डीप लेवल पर देख सकते हो ना कि आखिर क्या क्या कैसे कैरी आउट हो जा रहा है, वर्क फंक्शन कर रहा है सही तरीके से कि नहीं, ठीक है। तो उसको लोकल लेवल से वहाँ पे एजेंडा 21 को ये कर दिया गया, ठीक है, ड्रॉ कर दी गई कि आप लोग की मेजर ऑब्जेक्टिव है कि आप लोग एजेंडा 21 को अपने पर्टिकुलर जो स्टेट है, ठीक है, उस पर आप उसको लागू करो। अब हम रिसोर्स प्लानिंग देखते हैं, रिसोर्स की प्लानिंग कैसी होनी चाहिए। प्लानिंग जो है ये वाइडली यानी कि बहुत ही वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रैटेजी है जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। हम सोच समझ के क्या करेंगे, रिसोर्स को यूज़ करेंगे। जुडिशियस मतलब जितना ज़रूरत है उतना, ठीक है, बिल्कुल केयरफुल मैनर से, क्योंकि आपको पता है रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। दैट्स वाई वी नीड टू थिंक अबाउट इट, हाउ टू यूज़ इट, हाउ टू मिनिमाइज द यूटिलाइजेशन, और उसमें हमारी सेटिस्फैक्शन भी कंप्लीट हो जाए। इम्पॉर्टेंट है इन अ कंट्री लाइक इंडिया विच हैज़ इनॉर्मस डाइवर्सिटी इन अवेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, इंडिया में आपको बहुत सारी डाइवर्सिटी मिल जाएगी रिसोर्सेज की। देयर इज़ अ रीजन विच आर रिच इन सर्टन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, कुछ ऐसे रीजन हैं जहाँ पे आपको बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे अलग अलग टाइप के। कुछ जैसे जगह है जहाँ पे आपको डेफिशिएंट दिखेंगे रिसोर्सेज का, वहाँ पे आपको ज़्यादा रिसोर्सेज मिलेंगे ही नहीं। कुछ ऐसे रीज़न है जहाँ पे सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ द अवेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, वो सेल्फ सफिशिएंट, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है। एंड देयर आर सम रीजन्स विच हैव एक्यूट, बहुत शार्प शॉर्टेज है बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज की। फॉर एग्जाम्पल द स्टेट्स ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश रिच इन मिनरल्स। तो झारखंड, छत्तीसगढ़ और एमपी हो गए ना, आप इनको देखना मैप में, ये झारखंड हो गया, ये छत्तीसगढ़ हो गई, ये एमपी, ये तीनों क्या है, एक दूसरे के एडजेसेंट है, बगल बगल में है। तो इनमें क्या हो जाएगा, आपको रिसोर्स मिनरल्स देखने को मिल जाएंगे, कोल डिपॉजिट्स मिल जाएंगे। जैसे झारखंड की बात करें तो यहाँ पे झरिया कोल माइल जो हमने पिछली बार पढ़ा था, तो झरिया कोल माइल्स में झारखंड में आपको मिलेगा, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में आपको क्या मिलेंगे, कोल डिपॉजिट्स मिलेंगे। अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारे पानी हैं रिसोर्सेज, बट लैक्स इन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, ठीक है, बिल्डिंग नहीं है। द स्टेट ऑफ राजस्थान इज़ वेरी वेल अडॉर्ड विथ सोलर एंड विंड एनर्जी बट लैक्स इन वाटर रिसोर्सेज। अब यहाँ पे आपको, आप राजस्थान देखोगे तो राजस्थान में आपको बहुत गर्मी दिखेगी, वहाँ तो गर्मी है ही, तो आप उससे सोलर एनर्जी यूज़ करवा सकते हो। विंड एनर्जी, बहुत तेज़ हवा चलती है वहाँ पे, तो विंड एनर्जी भी हम यूज़ कर सकते हैं, पर पानी नहीं है। कोल्ड डेजर्ट में देखो लद्दाख, वो बहुत ही अलग है, आइसोलेटेड है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। कहाँ है, इंडिया है ये, ठीक है, ये ऐसा है, तो यहाँ पे लद्दाख है, दिस इज़ जम्मू कश्मीर, दिस इज़ लद्दाख, ऐसा है ना इंडिया में। तो लद्दाख क्या है, बिल्कुल आइसोलेटेड है, राइट। तो फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री, पूरे रेस्ट ऑफ द कंट्री से अलग है। इट इज़ वेरी रिच कल्चरल हेरिटेज, लेकिन इसका जो हेरिटेज देखोगे वो बहुत रिच है, ठीक है, बहुत ही वेरीड है। डिफिशिएंट इन वाटर, पर वहाँ पे पानी की कमी है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सम वाइटल मिनरल्स, वहाँ पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी कम दिखेगी, क्यों, क्योंकि वहाँ पे माउंटेन्स, बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, इतने बड़े बड़े माउंटेन्स हैं कि वहाँ पे रोड बनाना पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे लोग, और इतनी ठंड है कि वहाँ पे लोग को हैबिटेट अपने खुद रहने के लिए भी क्या है, घर वर वो बना नहीं सकते हैं, रह नहीं सकते ड्यू टू वेरी कोल्ड टेम्परेचर। This called for balanced resource planning at the national, state, regional and local levels. तो यहाँ पे क्या करना है, प्लानिंग करनी है, रिसोर्स प्लानिंग, है ना, एट द नेशनल, स्टेट, रीजनल एंड लोकल लेवल। सॉरी अबाउट द मैसेजेस दैट कमिंग अलोंग, अवॉइड दैट, ओके। तो यहाँ पे जो हमें क्या करना है, बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग करनी है, किस लेवल में, नेशनल लेवल में, स्टेट लेवल में, छोटे छोटे रीजनल और लोकल लेवल्स में हमें प्लानिंग करना ज़रूरी है, राइट। अब रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया देखते हैं। रिसोर्स प्लानिंग जो है वो एक क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जिसमें आपको क्या दिखेगा,
आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री। आपको उस चीज़ को पहचाननी पड़ेगी, ठीक है। फिर अपने इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज में उसको पहचान के फिर उसको टारगेट करना होगा वो सब रीजन्स ऑफ कंट्री में। दिस इन्वॉल्व सर्विंग। अब आप सर्वे करोगे, मैपिंग करोगे, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटिव एस्टिमेशन लगाओगे, मेजरमेंट करोगे रिसोर्सेज का, इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर एडॉप्ट विथ appropriate technology skill and institutional setup for implementing resources development plans। तो पहले तो आप खोजोगे कि कहाँ पे मिनरल्स अवेलेबल है, सर्वे करोगे, फिर मैपिंग करोगे, फिर क्वालिटेटिव और क्वांटिटिव एस्टिमेशन लगाओगे, इतना दूर खोलना चाहिए, ऐसे खोलना चाहिए, यहाँ पे खोलने से ज़्यादा फ़ायदा होगा, वाटर यहाँ से रिसोर्स मिल जाएगी, साथ साथ एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स भी हो जाएगी, ठीक है। प्लानिंग स्ट्रक्चर जो है वो एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी और स्किल आप यूज़ करोगे, फिर वहाँ से इंस्टीट्यूशनल सेटअप करोगे ताकि वहाँ से आमने सामने से आप वहाँ पे क्या करोगे, सामान को स्टोर कर सकते हो, वहीं पर डायरेक्ट मेकिंग हो जाएगी उसकी प्रोसेस की। 3 year डेवलपमेंट प्लान्स ये सब एसोसिएटेड है। मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स, ठीक है, इससे मैच करना। India has made concerted efforts for achieving the goals of resource planning right from the five from the first 5 year plan launched after the independence। अब जब भारत आज़ाद हो गया था तो हमने रशिया से एक चीज़ लिया था कि हम 5 साल में हमने क्या बोला कि हम ये डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है। तो हमारी जो फर्स्ट 5 year प्लान थी इसमें हमने बात किया था कि हम क्या करेंगे, हमारी गोल है कि हम रिसोर्स प्लानिंग बिल्कुल सही तरीके से करेंगे, ठीक है। और बहुत कंसर्टेड एफर्ट करा था हमने इसको अचीव करने के लिए, बहुत मेहनत करा था। द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज़ नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन। अब रिसोर्स कहाँ पे अवेलेबल है ये ज़रूरी है, डेवलपमेंट की कंडीशन। कोई भी रीजन का डेवलपमेंट कैसा है, वहाँ की कंडीशन कैसी है, वो समझना ज़रूरी है। बट ओनली अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स इन द एब्सेंस ऑफ करस्पॉन्डिंग चेंजेस इन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशंस में हिंडर डेवलपमेंट। अब इसमें क्या हो सकता है कि बट ओनली अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, अगर मान लो सिर्फ वहाँ पे रिसोर्स अवेलेबल है, ठीक है, मियर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इन एब्सेंस ऑफ करस्पॉन्डिंग चेंजेस, वहाँ पे जो भी चेंजेस आपको टेक्नोलॉजी में दिख रही इंस्टीट्यूशंस, ये क्या करेंगे, बाधा लाएंगे डेवलपमेंट में, ठीक है। सिर्फ अगर वहाँ पे रिसोर्स अवेलेबल है तो बाकी चीज़ों में आपको बाधा दिखेगी आने में। देयर आर मैनी रीजन्स इन आवर कंट्री दैट आर रिच इन रिसोर्सेज बट दीज आर इंक्लूडेड इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स, ठीक है। रिसोर्सेज तो बहुत सारे हैं बट जो स्टेट है वो क्या है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स है। जैसे झारखंड हो गई, झारखंड में आपको पता है कि इट्स हब हाउस ऑफ मिनरल्स हब हाउस है, वहाँ पे आपको कोल बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है। आयरन, तो ये आयरन डिपॉजिट्स, कोल डिपॉजिट्स इतने सारे मिल जाएंगे, फिर भी क्या है, वो बैकवर्ड रीजन है झारखंड, ओके। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। ऑन द कॉन्ट्रेरी देयर आर सम रीजन्स विच हैव पुअर रिसोर्स बेस बट दे आर इकोनॉमिकली डेवलपमेंट। और इसके अगर विपरीत देखोगे तो कुछ ऐसे रीज़न भी है जिनके पास क्या है, पुअर रिसोर्स बेस हैं, ठीक है, यानी कि बहुत पुअर हैं, इनके पास कोई रिसोर्स बेस नहीं है और इकोनॉमिकली लेकिन डेवलप्ड है जस्ट बिकॉज ऑफ समथिंग एल्स, ठीक है। यहाँ पे रिसोर्स नहीं है बट इकोनॉमिकली डेवलप है, तो ऐसे भी रीजन्स हैं। The history of colonization reveals that the rich resource in colonies were the main attractions for the foreign invaders। अब हम देखेंगे अपने कॉलोनाइजेशन की बात करेंगे जब ब्रिटिश आए थे, ठीक है। इससे शो होता है कि हम क्या थे, हम रिच रिसोर्सेज कंट्री थे, तभी तो कॉलोनीज़ यहाँ पे आ रहे थे और कॉलोनीज़ काफ़ी अट्रैक्ट हुए थे, ठीक है। फॉरेन इन्वेडर्स जो भी कनिष्का आया और जितने भी रूलर्स आए, राइट, इंडिया में अट्रैक्ट हुए। फिर तो हम 1600 के बाद देखे हमने ब्रिटिश आया, पुर्तगाल आए, फिर फ्रेंच आए, फिर डच आए, ये सब क्यों आए थे, अट्रैक्ट हो गए थे रिसोर्सेज से। हालांकि डच का एम कुछ और था बट स्टिल दे वर अट्रैक्टेड टू द रिसोर्सेज दैट इंडिया वाज प्रोड्यूसिंग दैट टाइम। काफ़ी रिच था, वेरिड था इंडिया, है ना।
फॉरेन इन्वेडर्स इंडिया में आने के लिए कंपटीशन हुई थी. It was primarily the higher level of technological development of colonizing countries that helped them to exploit resources. तो यहाँ पे क्या हुआ कि प्राइमरीली आप देखोगे तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुई, कोलोनाइजिंग कंट्रीज़ ने करा, फिर ये इनको हेल्प करा कि ये क्या करेंगे, रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करेंगे ऑफ अदर रीजन्स एंड एस्टेब्लिश द सुप्रीमेसी. ठीक है, दूसरी रीजन में जाके फिर क्या करेंगे, एक्सप्लॉइट करेंगे रिसोर्सेज को और अपनी सुप्रीमेसी को करेंगे, यानी कि अपना कंट्रोल, दबदबा वहाँ पे एस्टेब्लिश करेंगे. देयरफॉर रिसोर्सेज कैन कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ओनली व्हेन दे आर अकोम्पेंड. तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो रिसोर्सेज होते हैं ना, ये कंट्रीब्यूट करेगी डेवलपमेंट को तभी जब ये अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और इंस्टीट्यूशनल चेंजेस आपको देखने को मिलेगा. इंडिया ने एक्सपीरियंस की है ऑल द डिफरेंट फेजेस ऑफ कॉलोनाइजेशन. देयरफॉर इन इंडिया डेवलपमेंट इन जनरल and resource development in particular does not only involve the availability of resources. इंडिया ने क्या देखा, इंडिया ने डेवलपमेंट देखा, डेवलपमेंट इन जनरल, ठीक है, जनरल में देखा पूरे तरीके से, और रिसोर्स डेवलपमेंट देखा कुछ एक स्पेशल नज़रिए से. ठीक है, डज़ नॉट ओनली इन्वॉल्व द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज. ज़रूरी नहीं है कि इसमें रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी इन्वॉल्व्ड हो, लेकिन यहाँ जो टेक्नोलॉजी है, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज हैं और जो हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस हैं लोगों की, वो काउंट होती है. अब हम देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज को कैसे बचाना है. रिसोर्सेज क्या है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कोई भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी को प्रोसेस करने में. ठीक है, कोई भी चीज़ के लिए, यानी कि डेवलपमेंट एक्टिविटी जो भी हो उसमें आपको रिसोर्सेज ज़रूरी होती है. ठीक है, बट इरेशनल कंजप्शंस एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में लीड टू सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स. लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा कंजप्शन कर रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, तो इससे क्या हो रहा है, हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं रिसोर्सेज को, तो इससे सोशो इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं. ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है ना, बैलेंस अनस्टेबिलिटी हो रही है, और क्या हो रही है, वो ख़त्म भी हो जा रही है, एग्जॉस्ट हो जा रही है वो रिसोर्सेज. तो इस चीज़ को ओवरकम करना है, इस प्रॉब्लम से हमें खुद का निवारण पानी है. ठीक है, तो रिसोर्स कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है कि हम हर लेवल से उसको देखें, और ये ज़रूरी है. दिस हैड बीन इन द मेन कंसर्न फॉर द लीडर्स एंड थिंकर्स इन द पास्ट. तो ये जितने भी लीडर्स हैं ना, इन्होंने इसको बहुत ही मेन कंसर्न की तरह लिया. ठीक है, ये काफ़ी एक चिंता थी लीडर्स के बीच में कि इसको कैसे टैकल की जाए. जैसे कि गांधी जी जो थे, ही वॉज़ वेरी एप्ट इन अवेलेबल लैंड, ही वॉज़ वेरी एप्ट इन वॉइसिंग हिज कंसर्न अबाउट रिसोर्स. ठीक है, इन्होंने बहुत ही स्ट्रिक्टली बोला था और कंसर्न दिखाया था अपने रिसोर्स कंजर्वेशंस. ठीक है, इन्होंने बोला था कि देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडीज़ नीड. यहाँ पे पर्याप्त है, जितने रिसोर्सेज अर्थ में है ना, वो हर इंसान की ज़रूरत के हिसाब से पर्याप्त है. नॉट फॉर एनीबडीज़ ग्रीड, बट उनकी लालच के लिए क्या है, पर्याप्त नहीं है. ही प्लेस द ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल्स एंड एक्सप्लॉयटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एज द रूट कॉज फॉर द रिसोर्स डिप्लेशन एट द ग्लोबल लेवल. अब उन्होंने कम्प्लीटली, यानी कि एंटायरली ब्लेम किसको किया, इन्होंने ब्लेम किया कि जो लोग इंडिविजुअल जो काफ़ी मतलबी होते हैं और उनका जो शोषण करने का जो ये मन का नेचर होता है, ऑप्रेसिव होते हैं. ठीक है, ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो होता है ना, ये सबसे रूट कॉज है रिसोर्स डिप्लीशन होने का. ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन एंड वांटेड टू रिप्लेस इट विद प्रोडक्शन बाय द मासेस. वो चाहते थे कि इतना मास प्रोडक्शन करने से अच्छा नहीं है, हम इसको मासेस में प्रोडक्शन नहीं करेंगे. ठीक है, और इसको रिप्लेस करेंगे प्रोडक्शन बाय द मासेस विद द प्रोडक्शन बाय द मासेस, कि जितने लोग उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, वो ज़्यादा होना चाहिए, ना कि प्रोड्यूस ज़्यादा होना चाहिए. फिर एट द इंटरनेशनल क्लब, ये भी याद रखनी है आपको, इंटरनेशनल लेवल में द क्लब ऑफ रोम एडवोकेटेड रिसोर्स कंजर्वेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन मोर सिस्टमैटिक वे
इन 1968, ठीक है। 1968 में काफ़ी सिस्टमैटिक वे में क्या करा था, क्लब ऑफ रोम ने यहाँ पर रिसोर्स कंजर्वेशन की सबसे पहली बार यहाँ पे सिस्टमैटिक वे में बताया था, और ये इंटरनेशनल लेवल में है। यहाँ पर in 1974 Gandhian philosophy was once again presented by Schumacher in his book Small is Beautiful, ठीक है। इन्होंने क्या बोला था, छोटा जो है वो सुंदर है, हर छोटी चीज़ सुंदर है, सुंदर, small is beautiful. The seminal contribution with the respect of resources conservation at the global level was made by the Brundtland Commission report. तो यहाँ पे सेमिनल कंट्रीब्यूशन जो है ये रिसोर्स कंजर्वेशन ग्लोबल लेवल में बात होती है इसमें किसके द्वारा, तो ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987। ये रिपोर्ट इंट्रोड्यूस करेगा कुछ कंसेप्ट जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सपोर्ट की गई है मींस ऑफ रिसोर्स कंजर्वेशन, ठीक है, विच वॉज sustainable development, sorry, which was subsequently published in a book entitled Our Common Future. फिर और दूसरा कंट्रीब्यूशन है जो कि अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो में ब्राज़ील में 1992 में की गई थी। तो बच्चे आपको ये बुक का नाम याद रखना है, स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, रिटन बाय हुम, नो ये गांधी ने इसको प्रेजेंट किया था ये फ़िलासफ़ी को, बट लिखी गई थी स्कूमैकर ने लिखा है, ठीक है। फिर उसके बाद ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987 में थी जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कॉन्सेप्ट दी गई है। और फिर उसके बाद आवर कॉमन फ्यूचर जो है ये एक अनदर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है जो कि अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो में ये बुक पब्लिश की, सॉरी ये नहीं, ये तो दूसरी बात हो गई। दूसरी बुक है जिसका नाम है आवर कॉमन फ्यूचर। ये किसने करी है, तो ब्रंटलैंड कमीशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो याद रखना है गांधीयन फिलॉसफी थी जो स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, जिसको प्रेजेंट किया था स्कूमैकर ने। फिर उसके बाद ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट जो थी वो द seminal contribution of the respect or to resource conservation of the global was made, ठीक है। तो फिर यहाँ पर बात की गई थी कंजर्वेशन एट ग्लोबल लेवल, किसके द्वारा की गई थी, तो ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट, इसने बात की थी कि हम ग्लोबल लेवल में कंजर्वेशन करेंगे 1987। रिपोर्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हुई थी जिसको सपोर्ट किया था मीन्स ऑफ रिसोर्स कंजर्वेशन, और ये बुक जिसका नाम है आवर कॉमन फ्यूचर। तो याद रखना है आवर कॉमन फ्यूचर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हुई है जिसको ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट ने 1987 में यहाँ पे एक सेनिमल कंट्रीब्यूशन करी थी। ओके, अब हम देखते हैं लैंड रिसोर्सेज। हम कहाँ रह रहे हैं, लैंड में, हम परफॉर्म कर रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लैंड में, और हम यूज़ कर रहे हैं बहुत सारे तरीके। इसलिए लैंड क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है, अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस है इसकी, ठीक है। ये सपोर्ट करता है नेचुरल वेजिटेशन को, वाइल्ड लाइफ को, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन को और सिस्टम्स को। हाउएवर लैंड एक ऐसी एसेट है of a finite magnitude, therefore it is important to use the available land for various purposes with careful planning। तो ये चीज़ हमारे पास तो अवेलेबल है बहुत मैग्नीट्यूड में, बट वी नीड टू ऑल्सो यूज़ इट इन अ वेरी केयरफुल प्लानिंग, राइट। इसको भी हम एक्स्ट्रा एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, तो ये लिखी हुई है। इंडिया हैज़ अ लैंड अंडर इट्स वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स। अब इंडिया में तो आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे, माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स, आइलैंड्स। 43% लैंड जो है वो प्लेन होती है, अगेन इम्पॉर्टेंट है। 43% इंडिया में लैंड जो है वो क्या है, प्लेन है, ठीक है। वो वाले नॉर्दर्न प्लेन जहाँ पे एग्रीकल्चर को कैरी आउट की जाती है, जो प्रोवाइड करती है फैसिलिटीज एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। माउंटेन जो है वो 30% है, ठीक है। कितने हैं, 30%, अगेन इम्पॉर्टेंट।
टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कंट्री इंश्योर पेरिनियल फ्लो ऑफ सम रिवर्स, ठीक है, गंगा हो गई, यमुना हो गई, सिंधु रिवर हो गई, ब्रह्मपुत्र रिवर हो गई, दीज आर द पेरिनियल रिवर्स। तो ये क्या करते हैं, माउंटेन्स करते हैं ना, स्टोर हाउस ऑफ रिवर्स बोलते हैं इसको। तो 30% ऑफ टोटल सरफेस जो है वो का माउंटेन में आता है, ठीक है। सम रिवर्स प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर टूरिज़्म एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। यहाँ पे क्या है, बहुत सारे फैसिलिटीज़ हैं टूरिज़्म के लिए और बहुत सारे इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स आप देख सकते हो। 27% जो है ये एरिया, ठीक है, कंट्री की, वो क्या है, प्लेट्यू रीजन है, ओके, याद रहेगा प्लेट्यू रीजन है। तो 43% इज़ प्लेन, 30% इज़ माउंटेनियस एंड 27% इज़ प्लेट्यू रीजन। इट प्रोसेसेस रिच रिजर्व्स ऑफ मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट, ठीक है। तो प्लेट्यू में आपको क्या देखने को मिलते हैं, बहुत सारे मिनरल्स रिजर्व्स, ओके, फॉसिल फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट, ये सब मिलते हैं। और आपको भूल गए होगे आप, रिवर्स भी कुछ कुछ निकलते हैं वहाँ से, है ना, जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स और ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स होती है, जैसे सुबर्णरेखा रिवर झारखंड की, ओके, एक्सेट्रा। तो आपको आई होप याद रहना चाहिए, 43% प्लेन है, 30% माउंटेन है एंड 27% इज़ प्लेट्यू रीजन। कितने हो गए, 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 7 8 9 10, तो 100% हो गए। आई होप यू रिमेंबर, यू विल रिमेंबर ऑल दिस नंबर्स। अब हम लैंड यूटिलाइजेशन देखते हैं। लैंड जो होती है रिसोर्स है, आपको पता है, इसमें आपको क्या देखने को मिल जाएगा, फॉरेस्ट। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन भी होती है, जिसको हम बैरन एंड वेस्ट लैंड बोलते हैं। यहाँ पे एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस नहीं की जा सकती है। लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, जैसे बिल्डिंग्स, रोड्स, फैक्ट्रीज, ठीक है। अब आप इसको एग्रीकल्चरल पर्पज़ के लिए लैंड को यूज़ नहीं करोगे तो यहाँ पे क्या बनाओगे, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाएंगे, रोड्स बनाएंगे, फैक्ट्री बनाएंगे और भी बहुत कुछ एक्सेट्रा। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, जहाँ पे कल्टिवेट नहीं हुई है, जैसे फैलो लैंड को हटा दो। फैलो लैंड मतलब होता है जो फर्टाइल नहीं है, ठीक है। तो परमानेंट पैस्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड बना देते हैं। लैंड अंडर मिसलिनियस ट्री क्रॉप्स, ग्रोव्स, जैसे नेट सोन एरिया हो गया, वो नॉट इंक्लूडेड है नेट सोन एरिया, ठीक है। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड, ठीक है। और भी बहुत सारे अनकल्टिवेटेड लैंड जो फैलो लैंड है, परमानेंट पैस्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड बनाते हैं। लैंड अंडर मिसलिनियस ट्री क्रॉप्स, ग्रोव्स, कल्टिवेबल कल कल्ट्रुएबल cultivable waste land left uncultivated for more than 5 years of agriculture years। फिर फैलो लैंड्स हो गए, करेंट फैलो लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशंस फॉर 1 or more लेस देन द एग्रीकल्चर ईयर, अदर देन करंट फैलो लेफ्ट, ठीक है, ये सब है। नेट सोन एरिया, द फिजिकल एक्सटेंट ऑफ लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर सोन और हार्वेस्टेड इज नोन एज नेट सोन एरिया। तो नेट सोन एरिया आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये उतना वो उतनी दूर तक की लैंड है जहाँ पे कॉर्प्स आर सोन, कॉर्प्स नहीं होगा, क्रॉप्स हो गए, ठीक है। क्रॉप्स को क्या की जाती है, बोई जाती है और हार्वेस्ट की जाती है। दैट प्लेस इज नोन एज नेट सोन एरिया। एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया वो जगह को बोलते हैं जहाँ पर, ठीक है, ऐसी एरिया को बोलते हैं जहाँ पर ग्रो की जाती है मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर, ठीक है, एक से ज़्यादा बार, एक साल में ज़्यादा बार उधर पर एग्रीकल्चर को क्रॉप की जाती है। नेट सोन एरिया इज़ नोन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। अब हम देखेंगे लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया, ठीक है। इंडिया में लैंड यूज़ की पैटर्न हम देखते हैं। द यूज़ ऑफ लैंड इज़ determined both by physical factors such as topography। अब हम लैंड को डिटरमाइन करेंगे कि कैसे इसको डिटरमाइन की जाती है, जैसे फिजिकल फैक्टर्स होती है, जैसे टोपोग्राफी हो गई, क्लाइमेट हो गई, सॉइल टाइप्स हो गए, और ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी एंड कल्चर एंड ट्रेडिशंस एक्सेट्रा।
ठीक है, अब हम ये वाला ऑब्ज़र्व करेंगे कि जो लैंड यूज़ हो रही है वो दोनों दिखाएगी, वो दोनों चीज़ शो करेगी कि उसकी फिज़िकल फैक्टर्स कैसी है, जैसे उसका टोपोग्राफी कैसा है, सॉइल का टाइप कैसा है, क्वालिटी कैसा है, वहाँ के लैंडफॉर्म्स कैसी है, सॉइल वेदर ब्लैक है, एलुवियल है, रेड है, ठीक है, माउंटेन है। तो ये टाइप की सॉइल डिटरमाइन करेगी उसकी टोपोग्राफी, उसमें कितनी लोमी है, वो लोम है, उसमें कितना आयरन मिला हुआ है, तो ये सब डिटरमाइन करेगा। फिर क्लाइमेट वहाँ की कैसी है, ठंडी है, गर्मी है, बारिश होती है। फिर सॉइल टाइप जो हमने देखा, एज वेल एज ह्यूमन फैक्टर्स जो भी होते हैं वो भी डिटरमाइन करता है, जैसे कि पॉपुलेशन डेंसिटी वहाँ की कितनी है। फिर टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, वहाँ की टेक्नोलॉजी जो है वो कितना केपेबल है, कल्चरल एंड ट्रेडिशंस एक्सेट्रा, मतलब हर यहाँ पे क्या ली गई है, पैरामीटर्स ली गई है। फिर यहाँ पे आपको एक इमेज दिखेगा, राइट, जो हमने पहले पढ़ा था, जनरल लैंड यूज़ कैटेगरीज 1960 में है और ये 2014-15 की है। एज यू कैन सी द इमेज लाइंग हियर। टोटल जोग्राफिकल एरिया जो है इंडिया की, वी हैव बिन रीडिंग दिस, राइट, आई होप आपको याद हो गया होगा। इंडिया की टोटल जोग्राफिकल एरिया जो है वो 3.28 है। आई होप दिस इज़ नॉट बीइंग अ प्रॉब्लम टू यू, ठीक है। मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है इंडिया की टोटल जोग्राफिकल एरिया, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। लैंड यूज डेटा, लैंड जो यूज़ होता है, डेटा, ओके, हाउएवर इज़ अवेलेबल ओनली फॉर 93% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया। अब यहाँ पर जो हाउएवर आप देखोगे 93% जो है, राइट, 93% टोटल जोग्राफिकल एरिया, बिकॉज द लैंड यूज रिपोर्टिंग फॉर मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स एक्सेप्ट असम हैज़ नॉट बीन डन फुली। अब यहाँ पे आपको याद रखना है, लैंड यूज़ डेटा निकली है, ठीक है, उसमें अवेबिलिटी दिखाई गई कि 93% जो टोटल जोग्राफिकल एरिया है, बिकॉज द लैंड यूज़ रिपोर्टिंग फॉर मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, और रिपोर्टिंग जो है वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की भी है असम को छोड़ के, जिसको पूरी नहीं की गई है, बाकी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को की गई है असम को छोड़ के। मोर ओवर कुछ एरियाज़ जो जम्मू कश्मीर की है उसको पाकिस्तान और चाइना ने क्या करा है, सर्वे नहीं करी है। तो यहाँ पे जो लैंड है अंडर परमानेंट पैस्चर हैज़ ऑल्सो डिक्रीज्ड, तो लैंड जो है जो पैस्चर के लिए है वो घट गई है। हाउ आर वी एबल टू फीड आवर ह्यूज कैटल पॉपुलेशन ऑन दिस पैस्चर लैंड एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट। अब हम कैसे फीड करवाएंगे अपने पशु को, है ना, इस पैस्चर लैंड में, और इसकी क्या असर हो सकती है, बैड इम्पैक्ट्स। मोस्ट ऑफ द अदर देन the current fallow lands are either poor quality or the cost of cultivation, या तो फिर बहुत सारे जो करंट फैलो लैंड्स हैं वो या तो पुअर क्वालिटी की है, इनफर्टाइल सॉइल्स हैं, या फिर यहाँ की जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन जो है, राइट, ऑफ सच लैंड इज़ वेरी हाई, या तो बहुत ज़्यादा है। तो ये जो लैंड है ये कल्टीवेटेड एक बार होती है या दो बार होती है, 2 या 3 सालों में। If these are included in the net zone area, then the percentage of NSA in India comes to about 54% of the total reporting area. तो आप देख सकते हो, इफ़ दीज आर इंक्लूडेड इन द नेट जोन एरिया, अगर आप नेट जोन एरिया में ये चीज़ इंक्लूडेड है तो यहाँ पे जो परसेंटेज ऑफ NSA हो जाएगी, यानी कि नो नेट जोन एरिया इंडिया की, वो 54% हो जाएगी टोटल रिपोर्टिंग एरिया। यहाँ के जो पैटर्न है नेट जोन एरिया, ये अलग अलग है ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, आपको वेरी दिखेगा, हरियाणा में अलग दिखेगा, तमिलनाडु में अलग, मध्य प्रदेश में अलग, यूपी में अलग। सो ओवर 80% जो टोटल एरिया है वो आपको पंजाब और हरियाणा में, और बाकी 10% अरुणाचल प्रदेश और मिज़ोरम, मणिपुर, अंडमान और निकोबार आइलैंड में देखने को मिलेगा। फॉरेस्ट एरिया जो है कंट्री का इज़ फार लोअर देन द डिज़ायर्ड 33% ऑफ जियोग्राफिकल एरिया। तो यहाँ के जो फॉरेस्ट एरिया है हमारे कंट्री की वो क्या है, तो बहुत कम है। हम 33% डिज़ायर्ड होनी चाहिए जियोग्राफिकल एरिया, बट उससे बहुत ज़्यादा कम है। एज इट वॉज आउटलाइंड इन द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952, तो हमारे ये आउटलाइन की गई थी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी में 1952,
कंसीडर्ड की गई थी कि ये बहुत ज़रूरी है मेंटेनेंस करने के लिए इकोलॉजिकल बैलेंस, लाइवलीहुड ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल जो रहते हैं, ठीक है, दोज हु लिव इन द फ्रिंजेस ऑफ दोज फॉरेस्ट, ठीक है, वो कुछ पार्ट ऑफ फ्रिंजेस ऑफ फॉरेस्ट में रहते हैं और उनमें डिपेंड रहते हैं। द पार्ट ऑफ द लैंड इज टर्म्ड एज, इसको हम क्या बोलते हैं, वेस्ट लैंड, एंड लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, या फिर जो हम एग्रीकल्चर के लिए यूज़ नहीं करते हैं। वेस्ट लैंड जिसमें होते हैं रॉकी हो गए, सूखी हो गई डेजर्ट एरियाज़, लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस जैसे सेटलमेंट्स, घर रह बना के रह रहे हैं, रोड्स बना दिया, रेलवे इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। Continuous use of land over a long period of time without taking appropriate measures to conserve and manage it has resulted a land degradation। बहुत टाइम तक क्या हुआ, यूज़ किया गया उस लैंड का, ठीक है, उस ज़मीन का बहुत टाइम तक, ठीक है, बिना कोई प्रिकॉशंस लिए हुए, सही मेज़र लिए हुए, कंजर्व नहीं करी गई, मैनेज नहीं करी गई, तो क्या हो गया, लैंड बर्बाद हो गई, क्वालिटी डिटोरिएट हो गई, डिग्रेड हो गई। दिस इन टर्न हैज़ सीरियस रिpercussions ऑन सोसाइटी एंड द इन्वायरमेंट। अगेन ये क्या हो गया, एक बहुत ही सीरियस नेगेटिव असर पड़ा इसका सोसाइटी में और इन्वायरमेंट में। लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स, अब हम कैसे लैंड को डिग्रेड होने से बचा सकते हैं और कुछ कंजर्वेशन मेजर्स ले सकते हैं। तो गाइस दिस वीडियो इज़ बिकमिंग वेरी वेरी बिग, so I am describing the rest of the video in the other video, sorry, rest of the chapter in the other video, so that it won't become a very gigantic video. बाकी the last video होगी, that would be the final part of this chapter. Okay, so meet you in the next video. See you, bye bye.